जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। पिछले लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडनल और बर्चांस तक कवर कर लिया था। आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। डिपोजिशन का मतलब होता है इट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरोजन। जो इरोजन होता है उसका जमा होना ही डिपोजिशन कहलाता है। व्हेन द इरोजिशनल एजेंट लूज देयर एनर्जी दे डिपोजिटिंग द डिपोजिशनल एजेंट आर सेम एज द इरोजनल एजेंट। उसके बाद यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एनडीए के PYQ हैं, जो ये पिछले एनडीए में पूछे गए हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर्स आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ। इन में से हमें बताना है जो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एंड पिलर्स किसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो ए ऑप्शन है रनिंग वाटर, बी ऑप्शन है विंड, सी ऑप्शन है ग्लेशियर, डी ऑप्शन अंडरग्राउंड वाटर। और ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट अंडरग्राउंड वाटर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अंडरग्राउंड वाटर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। What among the following is not minor प्लेट। इसमें हमें बताना है कि इसमें से माइनर प्लेट कौन सी नहीं है। तो नाज़का, अरेबिया, फिलीपींस और अंटार्कटिका। हमने पढ़ा था अंटार्कटिका एक मेजर प्लेट है, ना कि माइनर प्लेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद पूछा गया है कि जोवियन प्लैनेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज द प्लैनेट्स। जो जोवियन प्लैनेट रहते हैं वह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिटवीन इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, आफ्टर द एस्टेरॉयड बेल्ट, और बिटवीन सन एंड बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड, और प्लैनेट आफ्टर अर्थ। तो हमने पढ़ा था कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट रहता है, उसके इधर वाले इनर प्लैनेट रहते हैं और उधर वाले आउटर प्लैनेट रहते हैं। तो इनर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं और आउटर प्लैनेट को हम जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेचुरल जियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफिक इवेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। अ नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इज अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ। जो नेचुरल या प्राकृतिक आपदाएं हम कह सकते हैं, वह किस प्रकार की होती है और कौन कौन सी है, उन्हें हम जानेंगे। तो फर्स्ट है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, और सेकेंड है सुनामी। तो हमारे इंडिया में 2005 में एक एक्ट बनाया गया है जिसे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, और जिसका जो हेड रहता है वह डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी दो प्रकार के, एक स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक रहती है SDRF और एक होती है NDRF। तो PM ऑफ इंडिया हेड ऑफ NDMA मतलब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड रहते हैं
वो पीएम रहते हैं, और जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहते हैं उसके हेड सीएम रहते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें बच गया था वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी फटता है उसको हम वोल्केनिज्म कहते हैं। इन तीनों टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो पहला है अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट्स सिस्मिक वेव। इसमें बताया गया है कि सडन मतलब कि अचानक से धरती का हिलना, जो कि सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर, जो सिस्मिक वेव का आना अर्थ के लिथोस्फीयर से, उसे हम भूकंप कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि भूकंप के कारण ही एक मकान गिर गया है। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, इस प्रकार हमारी अर्थ है। इसमें नीचे वेव फ्रंट, फोल्ड, और जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे हम हाइपोसेंटर या फोकस के नाम से जानते हैं। और यह क्वेश्चन एनडीए में बहुत बार पूछा गया है। और जहाँ पर वह सरफेस से हिट करता है उसे हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। और जो नीचे रहती है उसे हम बॉडी वेव कहते हैं, और जो सरफेस पे रहती है उसे हम सरफेस वेव कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अर्थक्वेक वेव। अब अर्थक्वेक वेव दो प्रकार की रहती है। अर्थक्वेक वेव दो प्रकार की होती है, एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव। अब बॉडी वेव भी दो प्रकार की होती है, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव एंड एस वेव। और जो सरफेस वेव होती है वह भी दो प्रकार की होती है, रिलिक वेव एंड लव वेव। तो हमने बॉडी वेव में देखा कि दो प्रकार की होती है, पी वेव और एस वेव। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव और एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव की टाइप के बारे में हम जानेंगे। तो पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता है कि जो अर्थक्वेक आता है उसे हम किस चीज़ से मापते हैं। तो अर्थक्वेक को मापने के लिए एक स्केल है, उसे हम बोलते हैं रिचर स्केल, जो कि साइंटिस्ट मार्कल ने इंट्रोड्यूस किया था। और उसी पर सिस्मोग्राफ से हमें पता चलता है कि जिसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ही तेज वेव चलती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे केसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के जो कोज होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक किन किन कारण से आता है। एक होता है वोल्केनिक एक्टिविटी, सेकेंड टेक्टोनिज्म, थर्ड आइसोस्टेसी, और फोर्थ है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इन सभी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फिफ्थ है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वोल्केनिक एक्टिविटी। अर्थक्वेक आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा और अदर फ्लूइड विद इन द वोल्केनो। जो वोल्केनो के जो मूवमेंट और मैग्मा निकलता है उसी के कारण भी भूकंप आ सकता है। और ईच वोल्केनिज्म इज फॉलोड बाय अर्थक्वेक। और हर वोल्केनिज्म फॉलो करता है अर्थक्वेक को। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन था टेक्टोनिज्म। अर्थक्वेक अकर अलोंग फॉल्ट लाइन क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। दे अकर ऑन कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये टेक्टोनिज्म हमने पहले वाले लेक्चर में भी कवर किया था कि प्लेट आपस में किस प्रकार कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है और ट्रांसफॉर्म होती है।
तो उन्हीं के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म होने के कारण भी अर्थक्वेक जनरेट होता है। उसके बाद हम जानेंगे द आइसोस्टेसी के बारे में। द आइसोस्टेसी इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हेन दिस कंडीशन इज डिसबैलेंस ड्यू टू एक्सटर्नल इरोजन इट जनरेट अर्थक्वेक। आइसोस्टेसी का मतलब है कि डिसबैलेंस, जब हमारी अर्थ पर डिसबैलेंस हो जाता है कुछ भी, तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आता है। उसके बाद इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन रॉक आर रिलीज्ड सडनली एंड जनरेट अर्थक्वेक। तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी भी यही बताता है कि जो रॉक आर रिलीज्ड सडनली, जो रॉक स्टोर एनर्जी को सडनली रिलीज करता है, उस कारण भी जनरेट होता है अर्थक्वेक। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर यानी कि जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर डैम बंधा है और उसे एकदम सडन रिलीज कर दे तो वो भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हो सकता है। और जैसे कि सेकेंड डायग्राम में दिखाया गया है कि कोई बड़ा धमाका किया हो समुद्र में या प्रकृति से छेड़छाड़ की हो, उसे हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के अंदर कंक्लूड करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक को हम सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।